नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 3.4 का जो बेसिक पार्ट है वो करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.4 का बेसिक पार्ट। क्या दिया गया है यहाँ पे, आओ जाने। क्या जानना है हमको? अंक गणितीय श्रृंखला के उपयोजन। उपयोजन का मतलब क्या हो गया कि कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। उपयोजन का मतलब हो गया इसको कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एपी। तो अंक गणितीय श्रृंखला का हम लोग कहाँ कहाँ पे उपयोग करते हैं, देखोगे अंक गणितीय श्रृंखला का उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में, डेली के लाइफ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया उदाहरण नंबर 1, क्या बोल रहा है? मिक्सर मशीन बनाने वाली किसी कंपनी ने तीसरे वर्ष 600 मिक्सर बनाए तथा 7वें वर्ष 700 मिक्सर बनाए। प्रति वर्ष बनाने वाले मिक्सरों की संख्या में वृद्धि निश्चित हो तो दिए गए प्रश्नों के हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो कि पहला क्या ज्ञात करना है, प्रथम वर्ष का उत्पादन, दूसरा 10वें वर्ष का उत्पादन और तीसरा प्रथम 7 वर्षों का कुल उत्पादन, ये हमको ज्ञात करना है। तो अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा ना, तो देखोगे मिक्सर मशीन बनाने वाली किसी कंपनी ने तीसरे वर्ष में 600 मिक्सर बनाए हैं। तो तीसरे वर्ष का मतलब हमको यहाँ पे क्या दिया गया, T3 दिया गया है 600। उसके बाद में 7वें वर्ष में 700 मिक्सर बनाए, मतलब यहाँ पे T7 दिया गया है 700। अभी तक हम लोगों को T1 देते थे, T2 देते थे, T3 देते थे, सीक्वेंस से देते थे। यहाँ पे T3 दिया गया है 600 और T7 दिया गया है 700। और हमको क्या बोल रहा है, हमको यहाँ पे प्रथम वर्ष का उत्पादन, मतलब यहाँ पे T1 निकालना है, 10वें वर्ष का उत्पादन ये T10 निकालना है और प्रथम 7 वर्षों का कुल उत्पादन मतलब टोटल, यहाँ पे SN का मतलब क्या हो गया, S7 निकालना पड़ेगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमको उल्टा बताया गया है। T3 दिया गया है 600, T7 दिया गया 700, हमको T1 निकालना है, मतलब प्रथम पद निकालना है। और उसके बाद में यहाँ पे T10 निकालना है, 10वां वर्ष का उत्पादन निकालना है। और S7 मतलब SN का फॉर्मूला लगा करके S7 निकालना है। तो यहाँ पे देखोगे हल में कैसा किया गया है, हल में किया गया है कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले मिक्सरों की संख्या में प्रति वर्ष होने वाली वृद्धि निश्चित है। जब निश्चित रहेगी तो भाई अंक गणितीय श्रृंखला हो जाएगा। अतः लगातार वर्षों में होने वाले उत्पादन की संख्या अंक गणितीय श्रृंखला है कंपनी द्वारा। अब पहले प्रश्न के लिए निकालते हैं ना, तो यहाँ पे देखोगे 90वें वर्ष में Tn मिक्सर बनाए गए, तो दी गई जानकारी के आधार पर, तो यहाँ पे देखोगे T3 हमको दिया गया है 600 और T7 दिया गया 700। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे देखोगे हमारा फॉर्मूला क्या है, Tn का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले T3 निकालते हैं। तो देखोगे n के जगह पे अगर 3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी n के जगह पे 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 1d। तो देखोगे T3 की वैल्यू कितनी दिया गया है, 600 बराबर a प्लस 3 में से 1 गया 2d। तो कहने का क्या मतलब है, a प्लस 2d बराबर ये हो गया 600। यही तो देखोगे यहाँ पे बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब क्या करते, समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। तो देखोगे T7 का मान कितना है, 700 है। तो यहाँ पे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d में हम लोग क्या करेंगे, n के जगह पे 7 रख दिया। तो देखोगे T7 का मान कितना है, 700 बराबर a प्लस ये हो जाएगा 6d, मतलब a प्लस 6d बराबर कितना हो गया, 700। देखोगे वही यहाँ पे भी आ गया, a प्लस 6d बराबर 700। ये क्या है, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे a प्लस 2d बराबर 600 है, ये क्या है, समीकरण नंबर 1 है। तो यहाँ पे देखोगे क्या है, a प्लस 2d बराबर 600 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर, देखोगे ये प्लस 2d है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2d हो जाएगा, माइनस 2d। तो कहने का क्या मतलब है, a बराबर क्या हो गया, 600 माइनस 2d। तो वही चीज तो यहाँ पे भी लिखा है, a बराबर 600 माइनस 2d, यह मान समीकरण नंबर 2 पे रखने पर। तो पहले समीकरण नंबर 2 कहाँ पे है, ये है a प्लस 6d बराबर 700। यहाँ पे देखोगे रखेंगे a प्लस 6d बराबर 700।
तो यहाँ पे देखोगे ए के जगह पे क्या रखना है, 600 माइनस 2d, यहाँ पे रखेंगे 600 माइनस 2d प्लस 6d बराबर 700। अब इसको हल कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 600, यहाँ पे देखोगे माइनस 2d प्लस 6d, ये हो जाएगा प्लस 4d बराबर ये आ गया 700। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4d बराबर 700। अब देखोगे प्लस 600 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 600 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4d बराबर 700 में से 600 गया तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d बराबर आ जाएगा 100 बटे में 4, तो ये कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा d का मान 25। तो कहने का क्या मतलब, इतना बड़ा स्टेप है, यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया गया है कि इसको सॉल्व कर दिया गया तो 4d बराबर 100, तो d बराबर आ गया हमारा 25। अब ये d बराबर 25 जो है समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 600 ना। तो यहाँ पे देखोगे a प्लस 2 गुणे d कितना है 25 बराबर ये हो गया 600। तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 25 दूना 50 बराबर 600। तो ये कितना हो जाएगा a बराबर 600 ऋण 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा 550। देखोगे a जो है वही तो हमारा T1 होता है, मतलब प्रथम वर्ष के लिए आता है। तो देखोगे यहाँ पे a का मान आ गया 550। तो देखोगे वही लिखा हुआ है प्रथम वर्ष का उत्पादन 550 मिक्सर मशीन था। तो ये देखोगे इसी तरीके से हमको यहाँ पे निकालना है। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया था कि 10वें वर्ष में कितना उत्पादन किया है। तो देखोगे a का मान हमारे पास आ गया 550, d का मान आ गया है 25। अब इसका इस्तेमाल करके हम लोग T10 निकाल देते हैं। तो देखोगे यहाँ पे Tn का फॉर्मूला रखा गया a प्लस n माइनस 1d, तो यहाँ पे T10 निकालेंगे ना। तो देखोगे a का मान 550 प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 गुणे 25, d का मान आ गया। अब 550 धन 10 में से 1 गया 9, 9 में 25 का गुणा किया तो 225 होता है। 550 और 225 ये आ गया हमारा 775, मतलब 10वें वर्ष का उत्पादन कितना हो जाएगा 775 मिक्सर मशीन था। ये क्या निकला, ये T10 निकल गया। अब उसके बाद में तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रथम 7 वर्षों का उत्पादन ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 7 वर्षों का उत्पादन ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखेंगे, इसमें लगाते हैं यस एन बराबर n बटे में 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 और d। तो यहाँ पे देखोगे यस 7 निकालना है ना, तो यह 7 बराबर ये हो जाएगा 7 बटे में 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे a का मान कितना है 550 धन ये है 7 माइनस 1 गुणे d का मान है 25। इस तरीके से आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 7 बटे में 2 और यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1100। देखोगे 550 में 2 का गुणा किया 1100 धन 6 गुणे 25, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 बटे में 2 ये हो जाएगा 1100 प्लस 25 छक ये हो जाएगा 150। यहाँ पे क्या होगा 7 बटे में 2 गुणे ये हो जाएगा 1250। अब ये देखोगे कटेगा क्या, ये इससे कट जाएगा 625। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणे 625। देखोगे यही स्टेप यहाँ पे भी किया गया, ये डायरेक्ट कर दिया गया, बस इतना ही। 7 गुणे 625 बराबर कितना हो जाएगा 4375। तो प्रथम 7 वर्षों में कुल 7375 मिक्सरों का उत्पादन हुआ। तो कहने का क्या मतलब है, भले हमको इस तरीके से दिया गया, हम लोग जो अपनी पद्धति है उसी पद्धति से हल करेंगे तो हमारा उत्तर कभी भी गलत होने वाला नहीं है। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 में क्या बोल रहा है, उधार के रूप में लिए गए 3,25,000 रुपयों में से अजय शर्मा पहले महीने में 30,500 रुपए का भुगतान करते हैं। इसके बाद उन्हें हर महीने उसके पहले वाले महीने से 1,500 रुपए कम भुगतान करना पड़ता हो तो उधार लिए गए रुपयों का भुगतान कितने महीनों में पूरा होगा। तो इसको सबसे पहले समझते हैं। देखोगे यहाँ पे ये क्या दिया गया है, ये हमको यस एन दिया गया है ना, यस एन दिया गया है 3,25,000 रुपया, मतलब ये पूरा का पूरा अमाउंट है 3,25,000 रुपया। उसमें से अजय शर्मा ने क्या किया, पहले महीने में दिया है 30,500, तो पहले महीने का मतलब क्या हो गया T1 हो गया हमारा 30,500 रुपया। अब यहाँ पे देखोगे डिफरेंस, सामान्य अंतर कितना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है 1,500 रुपया कम कर रहा है, तो ये जो डिफरेंस क्या हो जाएगा
1500 रुपया, लेकिन यहाँ पे जो कम कर रहा है ना ये माइनस हो जाएगा। देखोगे हर महीने वो क्या कर रहा है, कम पैसे दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1500 रुपया हो जाएगा। तो उसको भुगतान करने के लिए कितने महीनों में पूरा होगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे कितने महीनों में पूछा है, इसका मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, यन निकालना पड़ेगा। जब यन निकाल लेंगे तो अपने आप निकल जाएगा कि कितने महीनों में पूरा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हल में क्या दिया गया है, माना उधार का भुगतान पूरा होने के लिए यन महीने लगेंगे। देखोगे यहाँ पे हमने यन मान लिया है। 30,500 रुपए में से प्रति माह भुगतान की राशि 1500 रुपए कम देना है, तो भुगतान की राशि क्या हो जाएगी, पहले महीने में 30,500, दूसरे महीने में 30,500 में से 1500 रुपया कम करेंगे, तीसरे महीने में 30,500 रुपए में से 2 गुणे 1500 का मतलब क्या हो गया, 30,500 रुपए में से 3,000 रुपया कम करके देंगे, इस तरीके से देंगे। तो यह राशि अंक गणितीय श्रृंखला में, तो ए का मान कितना हो जाएगा 30,500 और डी का मान हो जाएगा -1500 रुपया। और ली गई कर्ज की राशि कितना है, यह बराबर 3,25,000 है। अब इसी को हमको हल कर लेना है। यहाँ पे देखोगे ये डायरेक्ट हल करके दिया गया, हम लोग यहाँ पे हल करते देखोगे यस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पे n-1d, इस तरीके से है। तो यहाँ पे देखोगे यस एन, तो यस एन का मान हमको दिया गया है 3,25,000 बराबर, तो यहाँ पे n का मान तो निकालना है, तो ये n/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 गुणे, यहाँ पे देखोगे ए का मान कितना है 30,500 प्लस यहाँ पे n का मान कितना है भाई निकालना है -1, डी का मान कितना है, यहाँ पे गुणा करेंगे माइनस कितना है -1500 है, इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3,00,000 यहाँ पे 25,000 बराबर n/2, यहाँ पे वैसे का वैसे ही लिखते हैं 2 गुणे 30,500। अब यहाँ पे देखोगे ये धन है और यहाँ पे ऋण है, तो धन ऋण का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा। अब n का गुणा 1500 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 n। अब उसके बाद में देखोगे -1 का गुणा -1500 में होगा तो कितना हो जाएगा धन 1500, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस में दिया गया, यहाँ पे माइनस में दिया गया ना, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो -1500 n और माइनस माइनस का गुणा होगा तो +1500 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं 3,25,000 वैसे का वैसे ही लिखते हैं बराबर n/2। अब यहाँ पे देखोगे इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे और इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे गुणा 2 करके कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 30,500 माइनस यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 750 n, यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा +750, इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, इसको देखोगे 2 में 750 का गुणा करेंगे तो अभी 1500 आएगा, तो 2 हमने कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे मैंने 2 कॉमन क्यों निकाला पहले वो समझते हैं। तो देखोगे ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो जो बटे वाला था बट्टे वाला हट गया, तो ये कितना हो जाएगा 3,00,000, ये इधर आ जाएगा 25,000 बराबर n का गुणा करना है किसमें 30,500 माइनस 750 n धन 750। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा 3,25,000 बराबर, देखोगे n में 30,500 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30,500 n माइनस n का 750 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 750 n का वर्ग हो जाएगा। देखोगे यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है धन, देखोगे n का 750 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 750 n, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे 30,500 n और यहाँ पे 750 n, ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31,250 n माइनस 750 n का वर्ग और यहाँ पे हो जाएगा 3,25,000। तो देखोगे वही चीज यहाँ पे भी आ गया ना, 3,25,000 बराबर 30,500 n माइनस 750 n वर्ग धन 750 n। अब ये 30,500 n और ये धन 750 n को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31,250 n माइनस 750 n स्क्वायर और यहाँ पे 3,25,000।
अब क्या करते हैं, ये वाले पूरे के पूरे पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, बराबर के इस साइड लेके आते हैं, तभी हमारा समीकरण बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 750 n का वर्ग ऋण 31,250 n धन ये हो जाएगा 3,25,000 बराबर 0। देखोगे यहाँ पे धन था, इस साइड जाएगा तो ऋण हो जाएगा। ऋण 750 n का वर्ग है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन 750 n वर्ग हो जाएगा। देखोगे वही यहाँ पे भी किया गया है, 3,25,000 था, उसमें 30,500 n माइनस 750 n वर्ग धन 750 n है। यहाँ पे देखोगे इसको जोड़ दिया गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 31,250 n माइनस 750 n वर्ग हो गया। अब बराबर के इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 750 n का वर्ग माइनस 31,250 n धन 3,25,000 बराबर 0। अब क्या करते हैं, सब में 250 से भाग दे देते हैं। तो 250 से भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3n का वर्ग माइनस 125 n धन ये हो जाएगा 1300 बराबर 0। अब क्या करेंगे, ये हमारा बन गया वर्ग समीकरण। अब इसको हल कर लेना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे 3 का गुणा यहाँ पे करते हैं 1300 में, तो 13 यहाँ कितना हो जाएगा, 3900। अब गुणा करने पे हमको क्या चाहिए, 3900 चाहिए, और जोड़ने घटाने पे 125 चाहिए। तो देखो कि 60 का 65 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3900, और 60 और 65 को जोड़ेंगे तो 125 आ जाता है। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। तो देखो कि 3n का वर्ग माइनस 60n माइनस 65n धन ये हो गया 1300 बराबर 0। अब यहाँ पे इसमें से कॉमन ले लिया 3n, बचेगा क्या, n माइनस 20, और यहाँ पे माइनस 65 कॉमन ले लिया, n माइनस 20। अब n माइनस 20 n माइनस 20 एक साथ में लिख दिया, और 3n माइनस 65 बराबर 0। तो ये क्या लिखेंगे, n माइनस 20 बराबर 0 या 3n माइनस 65 बराबर 0। तो देखोगे n बराबर 20 आ जाएगा, और n का मान आ जाएगा 65/3। तो देखोगे 65/3 ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मान्य नहीं है। तो हम लोग कौन सा मान रखेंगे, n बराबर 20 रखेंगे। वही चीज यहाँ पे भी दिया गया, n यह अंकगणित श्रृंखला के पदों का क्रमांक है, अतः n एक प्राकृत संख्या है। तो n बराबर 65/3 नहीं होगा, अथवा 20 महीने के बाद में यस 3,25,000 रुपए अर्थात उस समय उधार ली गई पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा। बाद के समय का विचार करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उधार लिए गए रुपयों का भुगतान 20 महीने में पूरा होगा। तो कहने का क्या मतलब है, हमको ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन करने हमको आना चाहिए बस। अब हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं। तीसरे उदाहरण में क्या बोल रहा है, अनवर प्रति माह एक निश्चित राशि की बचत करता है। पहले महीने में वह 200 रुपए की बचत करता है, दूसरे महीने में 250 रुपए की बचत करता है, तीसरे महीने में 300 रुपए की बचत करता हो, तो इस क्रम में 1,000 रुपए की मासिक बचत कौन से महीने में होगी, उस महीने तक उसकी कुल बचत कितनी होगी। देखोगे यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, T1 दिया गया है 200 रुपए पहले महीने की बचत, T2 दिया गया है 250 रुपए मतलब दूसरे महीने की बचत, T3 दिया गया है 300 रुपए मतलब तीसरे महीने की बचत, और क्या बोल रहा है 1,000 रुपया कौन से महीने में बचत होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको n का मान निकालना पड़ेगा ना, और जब n का मान निकल जाएगा तो क्या बोल रहा है उसकी कुल बचत कितनी होगी। जब n का मान निकल जाएगा तो यस n निकालेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे हल में भी वही दिया गया है, पहले महीने की बचत 200 रुपया है, दूसरे महीने की बचत 250 रुपया है, तो 200, 250, 300 यह अंकगणित श्रृंखला में है। तो यहाँ पे a बराबर ये क्या है, ये T1 a बराबर 2 दिया गया है, और d जो है वो क्या है 50 आ गया। देखोगे T2 माइनस T1 किया तो 50, T3 माइनस T2 किया तो 50 आ गया। अब Tn के सूत्र का उपयोग करके पहले हम लोग n ज्ञात करेंगे। देखोगे यहाँ पे n ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे देखोगे Tn का मान हमको दिया गया है 1,000। तो यहाँ पे देखोगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d हो गया। तो यहाँ पे Tn का मान दिया गया हमको 1,000, तो यहाँ पे 1,000 लिख लेते हैं, और a 200 हो गया प्लस n निकालना है माइनस 1, d 50 दिया गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1,000, ये 200 आ गया। अब देखोगे n में 50 का गुणा हुआ तो 50 से n, और माइनस 1 में 50 का गुणा हुआ तो माइनस 50। अब 200 माइनस 50 ये कितना हो जाएगा 150, और यहाँ पे 50 से n, और ये तो 1,000 है ही है। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 150 धन 50 से n बराबर 1,000। अब देखोगे ये जो है ये प्लस हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे किया हुआ है, ये देखोगे प्लस हो रहा है, इस साइड गया तो माइनस किया 850 है। अब गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा,
तो ये कितना हो जाएगा 850 भागे में 50, ये कटेगा 17 बार में ना। देखोगे 17 पचे 85, तो यन का मान आ गया हमारा 17। तो ये हो गया कि 1000 रुपए की मासिक बचत 17वें महीने में होगी। इतना क्लियर हो गया। अब जब 17 महीने में 1000 रुपए हो जाएगा तो कुल कितना बचत हो गया। तो 17 महीनों में कुल बचत ज्ञात करने के लिए यस एन का सूत्र लगाएंगे। तो यस एन बराबर एन बटे में 2, यहाँ पे 2a प्लस एन माइनस 1d हो गया। तो यहाँ पे देखोगे यस एन तो निकालना है, एन कितना दिया गया है 17 है। तो देखोगे यस एन को भी हम लोग यस 17 भी लिख सकते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, एन के जगह पे 17 रखा तो एन बराबर 17, यहाँ पे भी एन का मान 17, ये कितना हो जाएगा 17 बटे में 2 और यहाँ पे 2 गुणे ए का मान 200 धन 17 माइनस 1 गुणे 50 हो गया। अब 17 बटे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 200 में 2 का गुणा किया तो 400 और यहाँ पे 17 माइनस 1 16 गुणे 50। तो देखोगे 16 85, ये 400 और 800, ये कितना हो जाएगा 1200। अब ये इससे कट जाएगा 600 में, तो 17 में 600 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 छक 102 और 2 जीरो मतलब 10,200 हो गया। 17 महीनों की कुल बचत 10,200 रुपया है। इसी तरीके से करना है बस। अब हम लोग उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। चौथे उदाहरण में क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये वाली सवाल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है। आकृति में दर्शाया अनुसार किसी रेखा पर बिंदु ए को केंद्र बिंदु लेकर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला P1 अर्धवृत्त खींचा। देखोगे यहाँ पे ये जो बिंदु ए है इसको त्रिज्या लेकर के कितना 0.5 ना, ये अर्धवृत्त यहाँ तक P1 खींच लिया। यह अर्धवृत्त उस रेखा को बिंदु B पर प्रतिच्छेदित करता है। देखो यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है। बिंदु B को केंद्र मानकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला P2 अर्धवृत्त रेखा की दूसरी ओर खींचा। अब यहाँ पे देखोगे इसको, ये बिंदु B हो गया ना, बिंदु B से इसको त्रिज्या लेना है, मतलब यहाँ से 1 सेंटीमीटर हो गया। तो 1 सेंटीमीटर का यहाँ से ये अब अर्धवृत्त खींच लेना है। अब उसके बाद में क्या बढ़ रहा है, अब पुनः बिंदु ए को केंद्र मानकर 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त P3 खींचिए। मतलब बिंदु ए से देखोगे ये ए हो गया और यहाँ पे ये कितना था 0.5 था और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 1.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर के ये P3 अर्धवृत्त खींचना है। तो कहने का क्या मतलब, ये पहला अर्धवृत्त, ये दूसरा अर्धवृत्त, ये तीसरा अर्धवृत्त, इस तरीके से क्रम बनाना है। इसी प्रकार ए तथा बी को केंद्र मानकर 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्तों की रचना करने पर एक वलयाकृति बनती है। तो इस प्रकार 13 अर्धवृत्तों से बनने वाली वलयाकृति की लंबाई कितनी होगी। जैसे यहाँ पे पहले बार में कितना आया 0.5, दूसरे बार में कितना आया 1, तो कुल मिलाकर के 1.5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसको लेकर के P3 खींचेंगे तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी। तो उसी तरीके से यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वें तक में इसकी लंबाई कितनी होगी वो हमको ज्ञात करना है। तो पाई का मान 22/7 लीजिए, ये हमको हिंट में दिया गया है। तो देखो कि इसके हल में क्या करना है, माना ए बी इस क्रम में केंद्र मानकर खींचे गए अर्धवृत्तों की लंबाई P1, P2, P3 ऐसे करते करते P13 तक है। ठीक है, पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या 1.5 है, तीसरे की कितना है 1.5 है, चौथे की कितना है 2 है। इस प्रकार की दी गई जानकारी के आधार पर P1, P2, P3 और P13 ज्ञात करिए। मतलब हमको यहाँ पे 13वें वाले का पहले ज्ञात कर लेना है। उसके बाद में SN का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे देखोगे पहले अर्ध परिधि की लंबाई कितनी हो जाएगी P। तो देखोगे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, लेकिन जब अर्ध परिधि बोला गया है तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या πr बचेगा। तो यहाँ पे देखोगे पहले अर्ध परिधि की लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे πr हो जाएगी ना इसके हिसाब से। तो यहाँ पे देखोगे पाई और ये जो है ये क्या है R1 दिया गया ना, R1 का मतलब क्या हो गया, पहली वाली त्रिज्या कितना था 0.5 था, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे भी लिखा है पाई गुणे 1/2, पाई में 1 का गुणा हुआ तो पाई बटे में 2 आ गया, ये पहले वाले के लिए आ गया। अब दूसरे वाले अर्ध परिधि का निकालते हैं। तो पाई और दूसरी त्रिज्या क्या थी 1 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ पे देखोगे 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। अब उसी तरीके से तीसरे अर्ध परिधि का क्या हो जाएगा पाई R3, तीसरा वाला क्या था 1.5 था, तो इसको हम लोग 3/2 पाई लिख सकते हैं।
यहाँ पे देखोगे P1, P2, P3 अर्ध परिधि अर्थात 1/2 पाई, 1 पाई और 3/2 पाई संख्याएं अंक गणित श्रृंखला में है। तो यहाँ पे देखोगे a का मान क्या आ जाएगा, पहला वाला आ गया और डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 में से आधा गया तो आधा बचता है, 1.5 में से 1 गया तो भी आधा बचता है, मतलब ये आधा पाई हो जाएगा। इस आधार पर यश 13 ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखोगे यश n का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 2a प्लस n-1d आ जाएगा। तो देखोगे n के जगह पे 13 रखा, यहाँ पे भी n के जगह पे 13 रखेंगे, यहाँ पे भी n के जगह पे 13 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 13/2 बराबर 2 गुणे पाई/2 धन ये हो जाएगा 13-1 गुणे, देखोगे n के जगह पे 13-1 गुणे d का मान क्या है, पाई/2 है। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते, देखोगे ये 2 से 2 कट जाएगा और 13-1 ये हो जाएगा 12 गुणे पाई/2, तो ये इससे कटेगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे वही आया 13/2 और यहाँ पे हो जाएगा पाई धन ये हो जाएगा 6 में पाई का गुणा करेंगे तो 6 पाई आ जाएगा। अब पाई धन 6 पाई कितना होता है 7 पाई और ये हो जाएगा 13/2, तो 13/2 गुणे 7 वैसे आ गया, पाई का मान 22/7 रखेंगे, देखोगे ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 2 से ये कटेगा 11 बार में, देखोगे 11 दूनी 22। अब 13 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। इसलिए 13 अर्धवृत्तों से बनने वाली वलयाकृति की लंबाई कितना है 143 सेंटीमीटर होगी। तो कहने का क्या मतलब है, आधा आधा बढ़ाते बढ़ाते जब हम लोग 13वें तक पहुंचेंगे तो 143 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम लोग पांचवा उदाहरण देखते हैं। पांचवें उदाहरण में क्या बोल रहा है, किसी गांव में वर्ष 2010 में 4000 लोग साक्षर थे, मतलब पढ़े लिखे लोग थे। इस संख्या में प्रति वर्ष 400 की वृद्धि हो रही हो तो वर्ष 2020 में कितने लोग साक्षर होंगे। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे 2010 में 4000 लोग साक्षर थे और हर साल में 400 बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखोगे ये जो 4000 है वो क्या हो जाएगा हमारा a हो जाएगा और d कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 2020 तक, तो 2010 से 2020 तक में कितना साल होता है, तो ये हो जाएगा n बराबर 11 साल हो जाएगा ना। तो अब देखोगे इसको हल कैसे करेंगे, a बराबर आ गया 4000, d बराबर आ गया 400 और n बराबर आ गया 11। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, tn का फॉर्मूला लगा करके यहाँ पे t11 निकालना पड़ेगा ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, tn बराबर a प्लस n-1d है, तो क्या निकालेंगे t11 निकालेंगे। जब यहाँ पे n की जगह पे 11 रहेगा, यहाँ पे भी n की जगह पे 11-1 हो जाएगा, a बराबर 4000 धन n की जगह पे 11-1 और यहाँ पे d की जगह पे 400, तो देखो 4000 वैसे ही आया और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 में 1 गया, 10 गुणे 400, 10 गुणे 400 कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, 4000 8000 हो गया। तो वर्ष 2020 में 8000 लोग साक्षर होंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या भरेंगे 8000 लोग साक्षर होंगे। इस तरीके से भरना है, इस तरीके से समझना है। अब हम लोग छठवां उदाहरण देखते हैं। छठवें उदाहरण में क्या बोल रहा है, श्रीमती शेख को वर्ष 2015 में 1,80,000 रुपए वार्षिक वेतन वाली नौकरी मिली। कार्यालय ने उसे प्रति वर्ष 10,000 रुपए की वृद्धि देना तय किया हो तो कितने वर्षों के बाद उनका वेतन 2.5 लाख रुपया हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब, वो ज्वाइन कब की, 2015 में, ठीक है, 2015 में उन्होंने ज्वाइनिंग किया है और हर साल में उनको 10,000 रुपया मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो डी दिया गया है वो कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा और 1,80,000 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए जो है वो कितना हो जाएगा, 1,80,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे 2,50,000 होने के लिए कितना समय लगेगा, तो इसका मतलब हम लोग क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। तो देखोगे ये जो वेतन है ये क्या है, ये tn है, तो हम लोग यहाँ पे tn का फॉर्मूला लगाएंगे बस। तो देखोगे a बराबर 1,80,000, d बराबर 1000, n बराबर निकालना है और tn बराबर दिया गया 2,50,000। तो हम लोग यहाँ पे इसको पहले हल करते तब समझेगा। tn बराबर दिया गया है a प्लस n-1d, इस तरीके से दिया गया। तो tn कितना है 2 लाख, ये आ गया 50,000, a है 1,80,000 धन n कितना है, n निकालना है -1, d कितना है 10,000 है। इस तरीके से देखोगे दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखोगे 2,50,000 है, अब 1,50,000 धन हो रहा है, इस हट जाएगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे 1,80,000 रुपया को माइनस कर देते हैं, बराबर यहाँ पे क्या बचेगा, n-1, यहाँ पे गुणे ये 10,000 बच गया,
2,50,000 में से 1,80,000 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70,000 बराबर n-1, ये ऐसे रहने दो, गुणा 10,000 हो रहा है। देखो कि वही दिया गया ना, n-1 गुणे 10,000 बराबर 70,000। अब ध्यान से देखेंगे, देखो कि ये गुणा 10,000 हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग 10,000 हो जाएगा। तो 70,000 भागे यहाँ पे 10,000 बराबर n-1। तो देखोगे ये 7 बार में कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 बराबर n-1। देखोगे ये आ गया n-1 बराबर 7। अब देखोगे -1 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 7 + 1 बराबर 8। तो कहने का क्या मतलब है, 8वें वर्ष में उनका वार्षिक वेतन 2,50,000 रुपया होगा। तो कहने का क्या मतलब, ज्यादा घबराना नहीं है। हम लोग जो हमारे अंक गणितीय श्रृंखला है उसको अपने लाइफ में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे हमको दिया गया है। सो दोस्तों आज हमारे यहाँ पे बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 3.4 करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 3.4 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।